तो अपने से कर ली कर तो वाई बंद करके तो। हेलो। हाँ जी सर। आई थिंक ऑडिबल हूँ मैं। एक मिनट। मेरी ना आवाज हाँ जी सर, ऑडिबल हूँ मैं। आप देखो सर, अनम्यूट करके मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अनम्यूट वो मैंने बंद करा हुआ है, अनम्यूट नहीं कोई कर सकता। अ, मैं ना आपको नहीं, पोस्ट नहीं बना पाऊंगा। आ रहे हैं लोग। अब करो सर, एक मिनट, अनम्यूट अपने आप को। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ना बंद कर देता हूँ। ये सारे अनम्यूट ही म्यूट ही रहे, बिकॉज कि वो फिर बीच में कुछ ना कुछ कर देते हैं। ओके, अगर मुझे बोलना हो तो फिर मैं अपने आप को अनम्यूट करके बोलूँ ना। नहीं, आप अनम्यूट ही हो, हम अनम्यूट ही रहेंगे, ठीक है। तो हम्म। स्टार्टिंग से ही डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, और शॉर्ट रखेंगे। हम्म। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना होगा तो उसको अलाउ कर देंगे, बट उनको मैं यही कहूंगा कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दें, वही क्वेश्चन उनकी तरफ से मैं ही पूछ लूंगा। ठीक ठीक है। ठीक है, कर देते हैं स्टार्ट। सो आई थिंक the students are joining, so we'll wait for 2 3 minutes, then we'll be starting this session. I think sir, I'm audible. यस यस नवदीश, एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स नवदीश कि आप ये सेमिनार करवा रहे हो। Okay, so obviously I'm able to see much students. There is, I think, 10 to 11 सत श्री students अकाल there. जी। So we'll start this session in 2 minutes. I think they are joining. We'll wait for 2 minutes, sir. Then we'll start this session. I think श्योर my श्योर, screen is also visible to all. I had shared the screen. Okay.
सर आई थिंक विल स्टार्ट द सेशन बिकॉज ऑब्वियसली आपने बहुत लिमिटेड टाइम में से जो हम टाइम निकाल पाए हैं इस सेशन के लिए. आई वाज वेटिंग फॉर दिस सेशन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक. So straightforwardly we'll start this session. So uh, I welcome with proud uh, एडवोकेट कुमार संभव. ऑब्वियसली सबको बताना जरूरी है क्योंकि मेजोरिटी सर मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो इनको बताना ये जरूरी है कि कुमार संभव सर मेरे भी टीचर हैं. तो मेरे टीचर हैं ऑब्वियसली. अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो ऐसे टीचर्स की वजह से कर रहा हूँ. और एक टीचर जिसने मेरे को थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की तरफ धकेला, आई थिंक जो फर्स्ट डिस्कशन मैंने सर के साथ करी थी दैट वाज अबाउट वन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरे को अट्रैक्ट करा. और उसके बाद आई थिंक बहुत सारे डिस्कशंस हमने करी. सो it's a very proud moment for me because I started as a student. Now we are in the same sort of fraternity, the educators fraternity. So it's a proud moment for me also. So if I talk about sir, so one of the person, as I already told you all, that the person who took me from a very long journey, I can say from the last 4 or 5 years. The person that took me from a person who was, मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था उससे पहले इतना अच्छे से. मतलब फोटो देखने के अलावा मैंने न्यूज़पेपर के लिए किसी चीज पर्पस के लिए नहीं करा था. और आज मैं डेली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ. तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर का उसमें. सो इफ आई टॉक अबाउट सर, तो ऑब्वियसली ही इज एन एडवोकेट एलएलबी एलएलएम फ्रॉम जेएनडीयू. और एक बहुत अच्छा कनेक्शन है मेरा और सर में, दैट इज डीएवी कॉलेज. आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट इज कॉमन Definitely. बोथ ऑफ अस. तो डीएवी कॉलेज में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा वो कह सकते हैं कि डीएवी कॉलेज से हम जैसे जो है लोग निकलते हैं. मैं तारीफ नहीं कहूंगा बट हाँ स्टिल ये मानने वाली बात है. सो सर स्टार्टेड हिज एडवोकेसी करियर आई थिंक इन 2015. स्क्रीन पे विजिबल होगा. So I took coaching, I think, under sir in the year 2017, if I'm not wrong. So Yes, at that yes. time, he was teaching. So he is teaching to the students of IES, PCS, CLAT. उस time पे I think he was teaching for government exams. Now he has a great package. So क्विज मास्टर के नाम से तो हम आपको जानते ही थे. क्विजेस सर ने जो करे हैं आई थिंक जो टफेस्ट लेवल के क्विजेस होते हैं नेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल पे और पंजाब लेवल पे सभी सर कर चुके हैं. एंड आई थिंक थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स ही हैड टॉट, जो या तो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, जो या तो क्लैट क्लियर करा है, जिन्होंने जिन्होंने एसबीआई पीओ क्लियर करा है, आरआरबी क्लर्क क्लियर करा है. तो जितने भी हमारे सो कॉल्ड एग्जाम्स होते हैं पंजाब बेसिस के या नेशनल लेवल के, वो इनके स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है. तो विद दिस इज अ फैन मूवमेंट फॉर मी क्लियरली. सो Thank you so थैंक much. यू सर, थैंक यू सर फॉर giving us this time, this precious time for this. I think this is going to be a wonderful event. So straightforwardly, I'm going to start this session. I have a lot of queries from my students because from the last, I think, 6 months, obviously the education system after this new education policy, it's changing. Whether it is CUET, whether it is CLAT, whether it is the government exams pattern, everything is changing. So, sir, मेरा first question है आपसे. It's regarding a very simple question. सो इसमें इस सेशन में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 12th क्लियर करने वाले हैं, कुछ बच्चे हैं जो 10th क्लियर करके आए हैं इस सेशन के लिए. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक बच्चा अपना करियर कैसे चूज करे या अपनी स्ट्रीम कैसे चूज करे? पहला तो आप स्ट्रीम से बताइए सर कि ऑब्वियसली स्ट्रीम चूज करना एक लॉटरी की तरह है. आई हैड सीन मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे होते हैं 10th तक, बट जैसे ही स्ट्रीम चूज करते हैं तो बहुत बुरा हो जाते हैं और मार्क्स बहुत डिप करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है. और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 12th
अपना करियर कैसे चूज करें, क्योंकि आई थिंक करियर चूज करना 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा और उसके बाद जॉब के बारे में सोचूंगा। सो करियर और स्ट्रीम, ये दोनों चीजें कैसे चूज करें? सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू यू। अगेन थैंक्स टू नवदीश, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और अगेन गुड इवनिंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स, एंड अगर उनके पेरेंट्स हैं तो उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेमिनार में, जो कि नवदीश जी इनिशिएट किया उन्होंने, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी है, जिसके काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपके क्वेश्चन पे मैं डायरेक्टली आता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वालों में से हूँ। तो मैं ये जनरली जरूर बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि एक तो जो मूवीज आई हैं पीछे, थ्री इडियट्स का बड़ा इम्पैक्ट रहा हमारी सोसाइटी के ऊपर, और सबकी फेवरेट मूवी रही उस टाइम पर, और मेरी भी रही थी मूवी उस टाइम पर बड़ी फेवरेट। लेकिन उस मूवी के कॉन्ट्राडिक्टरी में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन में उसके। उस मूवी ने कहीं ना कहीं हम बच्चों के माइंड में ये चीज भर दी कि हम जो है अपने ड्रीम्स को, किसी भी कोई भी ड्रीम देखे हम उसको पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। उस मूवी के क्रक्स को अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके से नहीं है। आपको अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने अपॉर्चुनिटी, अपने थ्रेट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने सीनियर्स की बात को सुनना पड़ेगा, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने पेरेंट्स की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको पता है कि आप किस चीज के लिए कर सकते हो, किस चीज के अंदर जा सकते हो, और किस तरीके से आप अपने करियर को एक नया शेप दे सकते हो। तो सबसे पहले ना, जो इन बच्चों के अंदर मैंने आजकल के इस यूथ के अंदर जो मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, वो प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते हैं, एक माइनर सी बात है। वो ये है कि स्टर्बर्न है, जिद्दी ना बने। ठीक है, कि हमें जिद्दी नहीं बनना है, कि हमें ये करना है तो यही करना है, ऐसा ऐसा नहीं सोचते हैं। लाइफ जो है वो कभी कहीं पर भी कभी भी मोड़ ले सकती है। ठीक है, मतलब मेरे ग्रैंडफादर भी एडवोकेट थे, तो मेरी मम्मा हमेशा कहा करते थे कि तेरे को मैं एडवोकेट नहीं बनने दूंगी, और मेरे माइंड में भी ये था कि मैं एडवोकेट नहीं बनूंगा। बट और टीचर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं टीचर कभी बनूंगा लाइफ में। तो लाइफ किस तरीके से टर्न लेती है, कहां से ट्विस्ट लेती है लाइफ, यू नेवर नो। आप कभी इस चीज को गैस ही नहीं कर सकते कि कहां से वो ट्विस्ट एंड टर्न लेगी। तो आपने करना क्या है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किस तरीके से, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में आप जिस सब्जेक्ट को कर रहे हो, जिस भी पढ़ाई को कर रहे हो, आप उसको पूरा करें। सबसे पहले अगर नदीश जी का ये सवाल है कि मैंने कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना है, तो स्ट्रीम ऑप्ट इस तरीके से करें कि उस स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर बच्चे 90% स्टूडेंट स्ट्रीम को कैसे ऑप्ट करते हैं, जैसे मैंने कॉमर्स को कैसे चुना, तो मैंने कॉमर्स को इस तरीके से ऑप्ट किया था अपने टाइम पर कि मैं नॉन मेडिकल इसलिए ले सकता क्योंकि मैथ्स बहुत टफ लगता था मुझे, तो मैंने नॉन मेडिकल नहीं लेना। और ह्यूमैनिटीज में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सोसाइटी मानती थी कि ह्यूमैनिटीज जो है ना, वो नलायक बच्चे लेते हैं, तो मैंने ह्यूमैनिटीज नहीं लेना है, और नॉन मेडिकल मैं कैपेबल नहीं हूं लेने के लिए, तो मैंने कॉमर्स चुन लिया। मतलब उस टाइम मुझे कॉमर्स के मतलब आगे करियर क्या होते हैं, ठीक है, वो नहीं पता था। फिर फ्रेंड्स ने कहा कि चलो सीए कर लेते हैं। अब सीए थोड़ा टिपिकल था, तो सीए हाथ नहीं लगाया, तो हमने सीएस को पकड़ लिया, कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ लिया। अब पूरी जिंदगी हम लोगों से जब पूछा पूछा जाता था कि ये सीएस क्या होता है, हम सीएस को डिफाइन नहीं करते थे। हम कहते सीएस बिल्कुल सीए की तरह होता है, जबकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीडब्ल्यूए। हमें, हम जिस भी करियर को चुन रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने सीए बनना है, आपने साइंटिस्ट बनना है, आपने आपने स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना है, आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, सबसे पहले उस लाइन की डिटेलिंग हासिल करिए कि उसका वर्कलोड क्या है, उसका काम क्या है, उसके आगे सक्सेस रेट क्या है उसका, और क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है, और उसके अंदर डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, आप अपना इनपुट, आप अपने इनोवेटिव मेथड्स को उसमें किस तरीके से ला सकते हो जिससे आप उसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आई मेरे पास, वो कहती है कि सर मैं मेरा लॉ में जाने का कोई ड्रीम ड्रूम नहीं है, मैं जस्ट वैसे लॉ कर रही हूँ। मैंने कहा आपका ड्रीम किस चीज में है, तो वो कहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने काम करना था और मैंने एंटरप्रेन्योर बनना था। मैंने कहा एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन जाओगे, मेरे को एक चीज बताएंगे, आप किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है कि जो अपने बिजनेस को न्यू आइडियाज और इनोवेशन के साथ लेकर चले। मतलब जस्ट एक बोलने को नहीं होता है कि हम लोग बचपन में बोल देते थे कि आई वांट टू बिकम साइंटिस्ट, आई वांट टू बिकम आईएएस पीसीएस। हम कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं।
कि फॉर द सेक ऑफ मतलब कि सामने वाले ने पूछा आंसर देना है तो दे दो, लेकिन हमें रोड मैप पता ही नहीं कि हमने आगे करना क्या है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि आप अगर स्ट्रीम चुन रहे हैं, चाहे साइंस, मेडिकल या नॉन मेडिकल, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज को पिक किया, चाहे आपने कॉमर्स को पिक किया, तो उसके आगे कौन कौन सी लाइंस हैं, उनके कौन कौन से सिलेबस हैं, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और किस तरीके से आप उन टॉपिक्स को आगे जाकर कवर कर सकते हो, ये एक एंटिसिपेशन आपको उसी टाइम पे लेना पड़ेगा जिस टाइम पर आप स्ट्रीम को पिक करने की सोच रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि करियर को हम कैसे चुनेंगे आगे, हम करियर को कैसे बना सकते हैं। जब ये जो मैंने अभी बात बोली है ना कि आपको ये पिक करना पड़ेगा, आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। किसी ने युवराज सिंह से पूछा कि विराट कोहली, चलिए अभी खैर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म गए थे, लेकिन दोबारा फॉर्म में वापस आ गए, उन्होंने अपनी क्लास को दोबारा से शो किया है कि वो इतने स्टार प्लेयर क्यों हैं। तो जब युवराज सिंह से पूछा गया कि विराट कोहली इतने सक्सेस क्यों हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया इसका कि वो पर्सन जो है ना वो अपनी एज से ज्यादा मेच्योर्ड है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। हम जब आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू जो है ना, आईक्यू किस चीज की बात करता है कि आपका जो रियल एज है और आपका मेंटल एज जो है वो कहां पर है। आपके रियल एज से अगर आपका मेंटल एज ज्यादा है तो आपकी आईक्यू अच्छी है। तो इस वजह से अगर आप 18 ईयर्स के हो अभी, अगर 17 ईयर्स के हो, लेकिन अगर आपके अंदर मेच्योरिटी 23-24 वाली है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप 25, 26, 23, 19 और 18 में जाकर भी अगर आप बचकानी हरकत करते हैं, मेच्योरिटी करते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने अप्रोच के साथ, फिर सक्सेस जो है वो बहुत लेट से आपको मिलेगा। मिलेगा जरूर, लेकिन देरी से मिलेगा। तो इसलिए आपने फोरकास्ट करना है, आपने उसके ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करना है। और जब आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका करियर, जहां पर आपने 10th में और अभी +2 में जो आप चुन रहे हो अपना स्ट्रीम, जब वो चुनोगे तो डेफिनेटली आपका करियर भी उसी दिशा में बन जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा, वो जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सर। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस मिलेगी। और सर के साथ एक रिलेट करती चीज बताऊंगा कि मेरे को एक बारी मेरे टीचर ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो आई थिंक आई वॉज इन क्लास 5th और 6th। तो मैंने गलती से एक लाइन बोल दी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जैसे आज हम किसी पे ऐसे लिखते हैं, तो कल को मैं ऐसा बनूं कि मेरे पे ऐसे लिखा जाए। तो वो एक सोच है जो मेरे साथ आज भी जुड़ी हुई है। पता नहीं वो पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन पे चलूंगा। बिल्कुल। मैं एक एक जो आपका फोटे है उसकी बात करूंगा, जुडिशरी। तो मेरे 3 बिल्कुल। क्वेश्चन है जुडिशरी को लेकर कि एक बच्चा जो 11th में आ रहा है, वो 11 से ही क्या उसे जुडिशरी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा अगर उसने लॉ को परस्यू करना है। सेकंड मेरा एक क्वेश्चन है कि जो 12th के बाद क्या स्टेप्स एक बच्चे को लेने पड़ेंगे, या 12th के साथ साथ ही क्या स्टेप्स एक बच्चे को लेने पड़ेंगे ताकि वो लॉ को परस्यू कर पाए। और ना एक एक मेरे पास पिक्चर है, मैं शेयर करूंगा सभी के साथ। ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर मैं पिक्चर शेयर कर पाऊं, कि हमारे ना जो मूवीज है उन्होंने लॉयर्स या एडवोकेट्स की एक एक ना स्टीरियोटाइप पिक्चर बना के रख दी है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। अगर अगर एडवोकेट्स होंगे तो वो या तो जॉली एलएलबी होगा, या वो हाँ। होगा जो ये सनी देओल का वो जो एपिक दामिनी का सीन, तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो क्या एडवोकेट सिर्फ जो है कोर्ट में जाते हैं और वो जो है जज से वैसे ही होता है जैसे ये मूवीज में दिखाया जाता है? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, क्या क्या बिल्कुल भी क्या नहीं। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई बच्चा लॉ में जाता है? और स्पेशली बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो अ, इस पर्टिकुलर हमारे जो वेबिनार में हैं, उनके लिए लॉ में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि आई हैड सीन फ्रॉम द लास्ट 3-4 years, बिकॉज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सीएस, इधर इट इज सीएस, इधर इट इज लॉ, बहुत नंबर बढ़ रहा है। तो ये आपका फोटे है, हमें पूरी नॉलेज चाहिए इसके ऊपर। ओवर टू यू सर।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि जो +1 से क्या हम जुडिशरी के लिए हम परस्यू कर सकते हैं? डेफिनेटली। उसका देखिए जुडिशरी, और जब हम आईएएस पीसीएस को भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि अगर आप सिंपल बीए के लिए जा रहे हैं, अगर आप सिंपल बीकॉम के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक कंपेटिटिव एग्जाम को भी माइंडसेट में लेकर जरूर चलिएगा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं तो आप पीसीएस आईएएस के एग्जाम के लिए जाएं। और इसके अंदर अगर मैं पीसीएस जुडिशरी की बात करूं, देखिए जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं, पीसीएस की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ना इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है। पंजाब के बच्चे ना इसको कहते हैं पंजाब सिविल सर्विस। ऐसा नहीं है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। पीसीएस को हम क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस। प्रोविंस प्रोविंस का मतलब है स्टेट। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस के दो एग्जाम होते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी का एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आप लॉ ग्रेजुएटेड हो। तो जुडिशरी के अंदर या आईएएस के अंदर मैं बोलता हूं कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आईएएस का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, जुडिशरी का एग्जाम जो है, अगर हम ओवरऑल बात करें, तीनों लेवल की बात करें, प्री, मेंस और इंटरव्यू की अगर हम बात करें, तो मैं ओवरऑल बोलूंगा इट्स नॉट एन इजी एग्जाम, इट्स अ टफ एग्जाम। लेकिन इन टफ एग्जाम में सबसे इजी पता क्या है क्रैक करना, नवदीश और सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूं, इन तीनों में सबसे इजी है क्रैक करना प्री। सबसे इजी है। वाई? एमसीक्यू है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपको इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में पंजाब लेवल पे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे जो आपको एक्यूरेटली एमसीक्यू रटवा देंगे आपको, और वो आप प्री क्लियर कर लोगे। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब इस तरह के जो हायर लेवल के कंपिटिटिव एग्जाम है, उसका सक्सेस रेट जो है बच्चों को तुरंत नहीं मिलता। आप कभी भी इंटरव्यू पढ़ेंगे, फर्स्ट गो में बच्चे कभी पेपर को क्लियर नहीं कर पाते। सेकंड प्रयास में, थर्ड प्रयास में, चौथे प्रयास में ऐसे एग्जाम्स को वो क्लियर कर पाते हैं। कारण क्या है कि लिखना आपको कोई नहीं सिखा सकता है, और इंटरव्यू आपकी जगह पर जाकर कोई भी नहीं दे सकता है। इसमें कंप्लीट आपकी पर्सनालिटी जो है ना, वो रोल प्ले करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए एक मुझे ऐसे लिखना है, या कोई भी एक टॉपिक के ऊपर मुझे कुछ लिखना है, तो हम कहते हैं ना कि यार ये ऐसे वगैरह 4th 5th 6th स्टैंडर्ड से हमारा जो एजुकेशन करिकुलम बना हुआ है ना, हम उसका मजाक ना ही उड़ाएं तो बेहतर है। क्योंकि मीम्स में मैं देखता हूं, और कई जगहों पर ऐसी चीजें देखता हूं कि जहां पर मीम्स में लिखा होता है कि मैं मैथ के टीचर से पूछना चाहूंगा, दो मेरा मैथ बहुत वीक था लेकिन आज तक मैंने मैथ का मजाक नहीं उड़ाया, कि मैं मैथ के टीचर से पूछना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है असल जिंदगी में, ये कहाँ काम आता है, तो वो कहाँ काम आता है। रिसर्च करिए, सारी चीजें काम आती हैं। और अगर काम ना भी आए आम जिंदगी के अंदर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और ऐसे सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें आपकी सुधर जाती हैं। 30-40 ईयर्स आपके सुधर जाते हैं, और आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, सिक्योर जॉब मिल जाती है। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? एक जिंदगी आपको मिली है, और उस जिंदगी में अगर आप मैथ से, इंग्लिश से, पढ़ाई से मोहब्बत कर लें, और आपकी जिंदगी सुधर जाए, आने वाली पुश्तें आपकी जय जयकार करें, ठीक है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए इतना नेगेटिव नहीं होते हैं पढ़ाई को लेकर हम। तो प्री करना इजी है, लेकिन मेंस को हमने कैसे करना है? इंटरव्यू में 30-40 मिनट्स का ये जो इंटरव्यू होता है, उसमें आप इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस करेंगे, तो वहां पर आप फेक नहीं बन सकते हो। 30 डेज में, 40 डेज में कोई आपको अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना, या आपकी पर्सनैलिटी को नहीं सुधार सकता है। ये ग्रेजुअली ही हम इसको सुधार सकते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, मतलब स्टैंडर्ड का एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, कल से आप लोगों ने एक चीज जरूर सुना होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता, राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है, उसे खत्म कर दिया गया, एक डेफमेशन का केस था। ठीक है। अब जुडिशरी के एग्जाम में से रिलेटेड क्या डिटेलिंग हमें चाहिए, कि डेफमेशन आईपीसी के कौन से सेक्शन में है, उसकी डिटेलिंग क्या है, उसके उसके कंटेंट्स क्या है, उसका पनिशमेंट क्या है, उसके लैंडमार्क जजमेंट्स क्या है, और राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है उसे जो कैंसिल किया गया है लोकसभा के द्वारा, वो क्यों किया गया? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत किसी भी एमपी या एमएलए की अगर सजा 2 साल या उससे अधिक होती है, तो उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म कर दी जाती है, और आगे वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। और किस लैंडमार्क जजमेंट से ये कहा गया कि अपीलेबल केसेस के अंदर जो है ये नहीं लागू होगा, और तभी से इसे मान्य माना जाएगा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। तो ये लिली थॉमस केस था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये डिटेलिंग चाहिए।
केस है सिर्फ राहुल गांधी का, और देखोगे कि आप सोशल मीडिया के ऊपर राहुल गांधी का, कोई राहुल गांधी के सपोर्ट में है, कोई बीजेपी के सपोर्ट में है। अरे सपोर्ट में किसी के आने ना आने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, आम जनता को। हमें फायदा किस चीज से होएगा, टेक्निकली हम किस चीज में हैं और कैसे उस चीज को करेंगे। तो +2 के बाद आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अपना अलग से एग्जाम लेती है, जैसे आईआईटीज होता है इंजीनियर्स के लिए, आईआईएम होता है एमबीए वालों के लिए, वैसे ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में एनएलयूज का नाम आता है, जिसमें बेंगलोर नंबर 1 पे है, नालसार हैदराबाद 2 पे है, ऐसे ही मुंबई, दिल्ली और पंजाब में भी है हमारे राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। तो आप क्लैट का एग्जाम देकर 5 ईयर लॉ को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अपना अलग से लॉ एंट्रेंस लेता है। फिर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, सिम्बोसिस का पेपर होता है, बीएचयू का पेपर होता है। फिर अलग अलग बहुत सारे ऐसे लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना एग्जाम लेते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करते हो, जिसमें लीगल, जीके, रीजनिंग, क्वांट, इस तरह के नॉर्मल इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको अगर आप विद इन द टाइम पीरियड अगर आप उसे खत्म करते हैं, तो फिर आप 5 ईयर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, जो या कि BA-LLB हो सकता है या BCom-LLB हो सकता है। BA इज ऑल्सो ग्रेजुएट डिग्री और LLB भी एक ग्रेजुएट डिग्री है। LLB को हम बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं, लेकिन अगर इसके लैटिन टर्म में जाए तो आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं, लीगस लेकम बकलेरियस, ये इसका रियल फुल फॉर्म है LLB। तो वहां से हम LLB जब करते हैं तो हमारा 1 साल बचता है, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का और LLB 3 साल का, लेकिन ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका 1 साल बचा रहा है, जिसमें आप ओवरऑल जब उसमें एंटर करते हो ना, तो +1 +2 से होते हुए आप जब 7-8 ईयर्स एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, कंसिस्टेंट हो। मैं नहीं कहता हूं कि कभी आप 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो अपने अप्रोच में, कि दिन के अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो नोट डाउन करके चीजें लिखते रहो और उसको रिवीजन करते रहो। अपने आप चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और कल को जुडिशरी के अलावा प्रैक्टिस में आप जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक एक एस्पेक्ट हो गया, प्रैक्टिस में आप जा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते हैं तो जुडिशरी के अलावा और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ADA, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, सरकारी वकील जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होता है, आप उसका एग्जाम दे सकते हो, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एग्जाम दे सकते हो। गलत नहीं हूं मैं इस पे, इट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जनरल PP, लैंग्वेज में। जनरली हम उसको PP बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, या हम उसको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कह देते हैं। तो इसका पेपर होता है, और ये भी पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है और बहुत ही रिप्यूटेड ये पोस्ट है, तो आप उसका एग्जाम दे सकते हो। आप किसी भी सरकारी बैंक में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बैंक में लॉ ऑफिसर के पोस्ट पे जा सकते हो। आप जो बड़ी बड़ी कंपनी है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, इस तरह की जो बड़ी बड़ी बिग रत्नास, महारत्नास कंपनीज है, आप उसके अंदर सरकारी लॉ ऑफिसर के पोस्ट पे जा सकते हो। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल सब्जेक्ट आप जो भी लीजिए, चाहे LLB करें, चाहे आप कॉमर्स करें, चाहे आप CA करें, कुछ भी करें, लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, आपको कोई भी काम नहीं देगा। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, आपकी उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जहां पर आप रिक्रूट होकर जा रहे हो, वहां पर इन सिंपल लैंग्वेज आपकी बेइज्जती होने वाली है। तो इसका इसका आसान तरीका क्या है, न्यूज़पेपर से जुड़ जाइए, जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर एज अ रिसर्चर काम करिए। एज अ रिसर्चर, जैसे अभी राहुल गांधी वाले केस की एग्जांपल दी, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, वो पॉइंट्स को आप याद करिए। वो काम कैसे हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने पूरी डिटेलिंग एक साथ ही कर लेनी है, लेकिन उसकी तरफ स्टेप होना चाहिए, लर्निंग स्टेप, कि हमने ये चीज को करना ही करना है। या फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, LLM करके फर्दर मास्टर्स इन लॉ करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। और जजेस जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, वो रिसर्च एनालिस्ट जो है उसकी पोस्ट निकालते हैं। अगर आपने LLM कर रखी है तो आप जजेस के लिए एक रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपके CV को बहुत स्ट्रांग बना देता है, कि जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी भी लैंडमार्क जजमेंट को पढ़े। तो वो जो स्टूडेंट होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट, जब वो रिसर्चर बन जाते हैं तो जजेस उनको सैलरी भी देते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है जजेस के साथ काम करके। और NGOs और फिर फॉरेन एस्पेक्ट से अगर आप देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कई कंट्रीज में हमारी लीगल डिग्रीज को जो है
मान्यता मिलती है। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपकी एलएलबी डिग्री जो है वो काम आ सकती है। ओके सर, तो आई थिंक बहुत लोगों का, इवन मेरा भी, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फील्ड को, तो मेरे को पता था। बट यस, इसके बाद मेरे को बहुत सारे ऐसी स्ट्रीम्स पता चली हैं, और स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट होगा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। नवदीश, नवदीश एक क्वेश्चन आया है, एक कनिष्क, इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं मैं नवदीश? हाँ जी, हाँ जी, यू कैन, यू कैन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कनिष्का ने कि सर आफ्टर 12th क्लास कनाडा शिफ्ट करना बेटर है कि इंडिया से कोर्स करके जाना बेटर है? आई एम क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट। देखो, एक चीज जो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज को बोलूंगा, देखिए, बात पता क्या कि कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है। हमारे इंडिया में डेवलपिंग नेशन जो हमारा इंडिया है, वहां पर 12वीं करने के बाद इतनी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। आप खुद सोच कर देखिए कि एक डेवलप्ड कंट्री आपको 12th के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा। ठीक है, इसलिए अगर आपका कनाडा जाना सपना है, मैं उस सपने को रोकूंगा नहीं। इसलिए मैंने लास्ट में ये ऑप्शन जरूर दिया कि अगर आप यहाँ से एलएलबी करते हैं तो आपकी एलएलबी डिग्री और आपकी एलएलएम डिग्री जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट, और वहां का एक पेपर होता है एनसीए का पेपर, नेशनल काउंसिल ऑफ एक्रेडिशन का पेपर होता है। मतलब आप यहाँ बैठे बैठे कनाडा के बैरिस्टर बन सकते हो, सॉलिसिटर बन सकते हो। ठीक है, और वो भी कोई बहुत ही कम खर्चे में, 6 से 7 लाख रुपए में। ओपन बुक पेपर होता है। आपने यहाँ से एलएलबी की डिग्री करनी है, ओपन बुक एग्जाम देना है यहाँ पर बैठकर। नो डाउट इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो रैदर, मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो मेरा अपना एक फेवरेट कोट है कि अगर आप सरस्वती से जुड़े हैं तो लक्ष्मी को सरस्वती के थ्रू ही आने दीजिए। इतनी हड़बड़ाहट मत करिए कि आप अपनी शिक्षा को बहुत ज्यादा नीचे लेकर चले जाएं और अपने मेंटल लेवल से भी आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे। तभी वहां पर गए बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि सभी बच्चे मजदूरी नहीं कर सकते। ठीक है, हार्ड वर्क, लेबर वर्क सभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है, आप जो है वहां जाकर, अगर जाना ही है तो आप ग्रेजुएशन के बाद जाएं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाएं। ओके, तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अपने क्वेश्चन पे आऊंगा। वी हैव ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन। सो फर्स्ट इज, लॉ के अलावा कौन से गवर्नमेंट एग्जाम, और मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, कि सभी देने चाहिए? क्योंकि एक बहुत थॉट प्रोसेस है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम में जाता है वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स देता है, इररिस्पेक्टिव उसकी प्रिपरेशन है या नहीं है। वो एक ये है कि बस गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, कोई भी मिल जाए चलेगा। तो इसके ऊपर आपके व्यूज। देखिए, मैं बहुत इसमें हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रोवर्ब है इंग्लिश का, और ये प्रोवर्ब स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत फिट बैठता है, और आजकल के कंपेटिटिव वर्ल्ड में ये बहुत फिट बैठ रहा है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है। हम स्टूडेंट्स जो हैं, हम एक भिखारी की तरह, हम वड़ा पाव या फिर केक नहीं मांग सकते हैं। जो मिल जाता है वो ले लो। फिलहाल उसका कारण ये कि स्टेबिलिटी, हमारे अंदर ना पैनिक सिचुएशन बहुत हो रहा है कि किसी को जॉब लगती है तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है कि यार वो मुझसे कम पढ़ा लिखा था लेकिन वो जॉब ले गया। तो स्लाइड डिफरेंस होता है नवदीश, और सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, स्लाइड डिफरेंस ही होता है सारे कंपिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में। अगर आप अपने इंग्लिश को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लें विद ग्रामर, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि अंग्रेज ग्रामर लगाते हैं नहीं लगाते हैं। इंडिया में फॉर्मेट यही है कि एरर फाइंड आउट करना है, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है। जो फॉर्मेट है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज। इंग्लिश को सुपर स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। मैथ, 10th लेवल तक के मैथ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इस तरह के जो क्वांट के सब्जेक्ट है, मैथ के सब्जेक्ट है, उससे स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इसे थोड़ा अच्छा कर लीजिए आप। और फिर रीजनिंग, ब्लड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका रीजनिंग बहुत इजीली अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ये नहीं होता है। तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, यू कैन गो इजीली फॉर ऑल कंपेटिटिव एग्जाम। तो कंपेटिटिव एग्जाम में मैं सबसे ऊपर किसको मानता हूं? यूपीएससी, आईएएस। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे पीसीएस। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर के पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स। फिर उसके बाद एलआईसी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको मिनी आईएएस कहा जाता है,
उसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, इस तरह के पोस्ट इजीली ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स हो गए। और पंजाब लेवल के, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, पटवारी, तहसीलदार, हाई कोर्ट क्लर्क, और इसके अलावा और भी ढेरों एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपके 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। तो अगर आप इसको अच्छे से स्ट्रांग कर लें, आप सभी एग्जाम को दे सकते हैं। और जॉब सिक्योरिटी पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है जहां से आपको 30, 40, 50, 60,000 सैलरी आ रही है, ठीक है, तो आप इजीली अपने एजुकेशन के ऊपर खुद इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी से टॉन्ट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो इमीडिएट आपकी टॉन्टिंग कौन है। तो पेरेंट्स और फैमिली के अंदर हमें प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक वो जिम्मेदारी फेंकते हैं कि यार अब करो, कुछ कमाओ, कुछ दो। तो एक जॉब होने के कारण वहां से प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको, सोसाइटी से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आप खुश होकर और बिना किसी प्रेशर के आप तैयारी करेंगे, और उससे अच्छा परफॉर्मेंस होएगा, और बड़े एग्जाम्स को भी आप क्लियर कर सकते हैं। सर, दो क्वेश्चन है। उससे पहले I'm गेटिंग अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस राइट नाउ कि हमारा क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन आया है, वो मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे को एक क्वेश्चन आया, आई नॉट टेल द नेम, बट आई एम 30 years old, आई एम राइट नाउ इन यूके, बट आई वांट टू कम बैक टू इंडिया। हाउ कैन which exam I can give in India to get settled in India after 30 years of age? तो ये सर देखिए, tricky। पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, आप 37 की एज तक दे सकते हो, जनरल कैटेगरी के लिए भी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ये गोज अप टू 42। तो अभी पटवारी का एग्जाम निकला है, अभी तहसीलदार का एग्जाम निकलेगा, और भगवंत मान सरकार ने काफी वादे किए हैं कि हम ये जो आए हैं, हम इसमें बहुत सारी सरकारी जॉब निकालेंगे। तो पंजाब सरकार की ऑलमोस्ट जितनी भी जॉब्स होती हैं, वो सारी जॉब्स 37 तक है। तो आप इजीली, अगर आप वापस आना चाहती हैं, वो उनको भी आंसर होगा जो कनाडा जाना चाह रही थी। तो इंडिया में मैंने अभी आपको ऑप्शन बता दिया कनिष्का। तो ऐसा है कि यहाँ पर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, हम पैनिक ना करें, हम अपने आप को टाइम दें, साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि वहां पर भी देखिए 12-12, 13-13 घंटे काम करोगे ना, तो आपका 15 से 20 लाख जो आपने कॉस्ट लगाई है तो ही पूरा होगा। और जब वहां पे 15 घंटे काम करोगे, 16 घंटे काम करोगे ना, फिर ये सोचोगे जरूर कि इंडिया में रहकर 8 घंटे पढ़ लेते ना, तो आईएएस भी निकल जाता, ओके आधा सर। ही। तो आई थिंक ये मोटिवेशन का पीयू काफी। का एग्जाम, पीयू का एग्जाम जो है इजीली क्लियर हो सकता है। लास्ट ईयर भी मेरे पास स्टूडेंट आए थे, तो विद इन 15 to 20 days इजीली इसकी तैयारी हो सकती है। इतना बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है पीयू का। तो अगर आप नवदीश सर से कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ओके, I'll definitely share sir your number with all my students। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 मिनट बचे हुए हैं सेशन के। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपकी जो जर्नी रही है एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंटोर, तो आप अपनी जर्नी से क्या सीख पाए हैं? और अगर एक सेंटेंस में या एक एक छोटी सी लाइन में अगर आप उसे सम अप करके हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ विजडम के वर्ड शेयर करना चाहें, तो और कौन से एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स अभी भर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड होके, कौन से एग्जाम स्टूडेंट अभी भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, कौन से ओपन है एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स फिल करें, और 12th जो क्लियर करने वाले हैं स्पेशली वो स्टूडेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जल्दी से 1 मिनट में। देखिए, अभी सीख सीख ही रहा हूं मैं भी, और लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। और स्ट्रगल करने के बाद जब आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है स्टेजेस के ऊपर, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। तो मैं यही बोलूंगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क। आप जरूर करिए, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप से खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टी के आगे कुछ भी नहीं है, उस चीज को हमेशा पकड़ के रखना है हमने। और अपने आप से हमने सच्चा रहना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कि कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इस चीज के ऊपर आपने फोकस रहना है। और देन उसके बाद अभी तो एग्जाम्स निकले थे, गवर्नमेंट एग्जाम, लेकिन अभी निकलेंगे। और एक्साइज का पेपर अभी होना है, पटवारी का भी होना है, तहसीलदार का भी होना है, और भी एग्जाम्स जो है पंजाब लेवल के आएंगे। बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्स आ सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आप फिल कर सकते हो। पंजाब लेवल के पंजाब पुलिस का एग्जाम निकला हुआ है, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का, वो भी बच्चों ने फिल किया हुआ है, उसकी भी तैयारी हो सकती है। और +2 के बाद, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि +2 के बाद आपके सामने ढेरों ऑप्शंस हैं। CUT का एग्जाम दे सकते हैं, अलग अलग कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटीज में जाकर आप BA, BCom, BBA कर सकते हैं। और LLB के लिए PU लॉ एंट्रेंस और क्लैट जैसे एग्जाम्स को देकर आप BA LLB या BCom LLB भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें, जिस भी सब्जेक्ट और स्ट्रीम्स को आप ऑप्ट करें, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस।
So thank you very much, sir, for this session. Thank you so much. I'm Thank you so very much. thankful to you for your time, and I think ये सेशंस हमें और करने चाहिए इन बच्चों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल इनको बिल्कुल गाइडेंस देने